is Amit Ajmani and welcome back to my channel Let's Be a Good Student. So students, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ऑन पब्लिक डिमांड डिस्कस किया था कि थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स को कैसे लर्न किया जाना चाहिए और मैंने आपको कहा था कि मैं अपने अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपको प्रैक्टिकल सब्जेक्ट मींस अकाउंट्स, मैथमेटिक्स, इस तरीके के सब्जेक्ट्स को कैसे करना चाहिए। बहुत अच्छा लगा ये देख के कि बहुत से स्टूडेंट्स ने मेरे उस वीडियो को लाइक किया, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स दिए और ये बताया कि यस सर हम ऐसा कर रहे हैं और हमें उसका फायदा हो रहा है। वेरी ऑनेस्टली इट्स टू अर्ली टू से दैट किसी भी पर्टिकुलर चीज को जब आप करते हैं, स्पेशली जो भी टिप्स मैं आपको दे रहा हूं, आपको 5, 7, 10 दिन तक नहीं करना है। कम से कम उसको जब आप 15 दिन तक फॉलो करते हैं, उसके बाद आपको धीरे धीरे उसमें डिफरेंस दिखना शुरू होता है, इंप्रूवमेंट दिखनी शुरू होती है। सो आई थिंक इट वॉज टू अर्ली फॉर दैट, बट अगर आपको उस चीज का लग रहा है, आई एम रियली ग्लैड। सो कीप डूइंग इट एंड डेफिनेटली जितना आप उसको ज्यादा फॉलो करेंगे उतना ज्यादा बेनिफिटेड होंगे। सो गाइज, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स को कैसे किया जाना चाहिए। बहुत से बच्चे हैं जिन लोगों के लिए अकाउंट्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स ये सब थोड़ा सा एक हवा सा है, डर सा लगता है उन लोगों को, प्लस दे डोंट नो एग्जैक्टली हाउ टू डू इट। अब अकाउंट्स की अगर हम बात करते हैं तो अकाउंट्स में आपने स्कूल में जो भी कंसेप्ट पढ़ा है, जो भी आपने टॉपिक पढ़ा, सीखा, समझा है, उस पर्टिकुलर टॉपिक के बेस पे जब आप अपनी कोई भी बुक जो आपको रेफर कराई गई है, देयर आर सो मेनी बुक्स इन द मार्केट एंड देयर आर डिफरेंट स्कूल जो अलग अलग बुक्स जो है वो रेफर करते हैं, तो जो भी बुक आपको रेफर कराई गई है बेटा, उसको पहले एक बार जहां से चैप्टर शुरू हो रहा है उसको पढ़िए। नॉर्मल एक पहली गलती जो बच्चे करते हैं वो क्या करते हैं, सीधा न्यूमेरिकल, सीधा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, सीधा सॉल्व करने वाले क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। और यही रीजन है कि आप जो कंसेप्ट है उस कंसेप्ट को रिलेट नहीं कर पाते हैं। बहुत अच्छी बात है कि आपने स्कूल में या ट्यूशन में पढ़ा, आपको सब समझ में आ गया, बट देयर इज अ डिफरेंस व्हेन इट कम्स टू स्कूल्स एंड व्हेन इट कम्स टू ट्यूशंस। उन लोगों के पास एक लिमिटेड टाइम स्पैन है जिसके अंदर उन्हें आपको सारा सिलेबस भी करवाना है, प्लस आपके प्री बोर्ड से पहले रिवीजन भी करवानी है, आपको सैंपल पेपर्स भी करवाने हैं, असाइनमेंट्स भी करवाने हैं, अपने सेल्फ प्री बोर्ड्स भी करवाने हैं, सो मेनी थिंग्स टू डू। कंसेप्ट उन्होंने सिखा दिया, आपको समझ में भी आ गया, बट वो कंसेप्ट दिमाग में कब तक रहेगा? तो इट्स ऑलवेज बेटर दैट आप खुद सेल्फ स्टडी करने की आदत डालिए। व्हेन इट कम्स टू अकाउंट्स, जो भी आपका चैप्टर है पहले उसका एक थ्योरेटिकल पार्ट होता है। आप 11th में हैं या 12th में हैं, किसी भी चैप्टर से रिलेटेड एक थ्योरेटिकल पार्ट है, उसको अच्छे से समझिए। जहां भी कहीं डेफिनेशंस मिले उनको ब्रैकेट लगा दीजिए, जैसा कि हमने थ्योरी वाले वीडियो में देखा था। जितने भी आपके फीचर्स, एडवांटेजेस एक्सेट्रा हैं, कोई किस चीज के बीच में डिफरेंसेस हैं, उनको आप मार्क कर लीजिए, उन पॉइंट्स को अंडरलाइन कर लीजिए और अपने उन कंसेप्ट्स को स्ट्रेंथन कीजिए। खास तौर पे जितने भी एग्जांपल्स हैं, अब अकाउंट्स के अंदर एक बहुत अच्छी चीज है, अकाउंट्स में, इकोनॉमिक्स में, ऐसे सब्जेक्ट्स में ये बहुत अच्छी चीज है कि जो भी थ्योरी में आपको बता रखा है वो सारे का सारा विद एग्जांपल्स आपको रिलेट किया जाता है। अब वो एग्जाम्पल्स अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो इन दैट केस आप उन चीजों को एसोसिएट नहीं कर पाते, तो उन एग्जाम्पल्स को अच्छे से करिए। अब आपने वो कर लिया, देन हमेशा कुछ आपको सैंपल प्रॉब्लम्स, कुछ इलस्ट्रेशंस गिवन होती हैं। अब ये प्रोसेस जो मैं आपको बता रहा हूं बड़े आराम से, तसल्ली से समझिएगा। I have told many of the students and they have been benefited because of that, and I really want you people also to get the benefit. अब जितनी भी illustrations हैं, right, किसी भी पर्टिकुलर एक कंसेप्ट को आपको अकाउंट्स में सिखाया गया या फॉर एग्जांपल मैथमेटिक्स में आपको सिखाया गया या इकोनॉमिक्स में आपको सिखाया गया, राइट। अब इसमें हम लोग फिजिक्स को भी इंक्लूड करके चलते हैं क्योंकि फिजिक्स में भी न्यूमेरिकल्स बहुत हैं, राइट। तो जो भी आपने कंसेप्ट सीखा है, जो भी आपने फॉर्मूला सीखा है, जो भी आपने मेथड सीखा है उसको करने का,
फिजिक्स और मैथमेटिक्स में फॉर्मूले आपको बताए गए, अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स के अंदर, इकोनॉमिक्स में भी फॉर्मूले हैं और अकाउंट्स के अंदर आपको उनका ट्रीटमेंट बताया जाता है कि इसको कैसे ट्रीट करेंगे, कैसे कहां एंट्री डालेंगे इसकी, राइट। वो कंसेप्ट सीखने के बाद जब आप इलस्ट्रेशंस पढ़ते हैं, सॉल्व्ड इलस्ट्रेशंस, उनको पहले पढ़िए, साथ में सॉल्यूशन देखिए और एक एक चीज को रिलेट करिए। अगर अकाउंट्स है तो कौन सी आइटम की कहां एंट्री करी जा रही है, डेबिट साइड में या क्रेडिट साइड में, राइट। कौन से अकाउंट में किस जगह पे कितने अमाउंट के साथ उसकी एंट्री करी जा रही है, जहां जहां वर्किंग नोट्स हैं उनको रिलेट करिए। अगर आप इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर जहां जहां पे न्यूमेरिकल्स हैं उनमें कौन कौन से फॉर्मूले लग रहे हैं उनका एप्लीकेशन सीखना है, सिर्फ फॉर्मूले रखने से काम नहीं होता है। सिमिलरली अगर आप मैथमेटिक्स कर रहे हैं तो मैथमेटिक्स के अंदर जो आपको फॉर्मूलाज बताए गए हैं उनका एप्लीकेशन स्टेप बाय स्टेप रिलेट करिए कि कैसे वैल्यूज आप पुट कर रहे हैं। अगर आप फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं, फॉर्मूला हर कोई लर्न करके चला जाता है, बट कौन से फॉर्मूले से आगे क्या डिराइव होके फिर हम लोग क्या निकाल रहे हैं जिसको ऊपर वाले फॉर्मूले में पुट करना है। सो वो जो आपका एसोसिएशन होता है उसको रिलेट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है और वो सारी चीजें आपको सॉल्व्ड एग्जाम्पल, सॉल्व्ड इलस्ट्रेशन से मिलेंगी। आपके टीचर्स चाहे वो स्कूल के हों चाहे वो इंस्टीट्यूट्स के हों, उन्होंने आपको बहुत अच्छे से बहुत डिटेल में एग्जाम्पल देके समझाया है। अब आपको क्या करना है, आपको अब थोड़ा सा अपना पर्सपेक्टिव बदलना है। मैं शुरू से यही चीज आपको कहता चल रहा हूं कि स्टूडेंट पर्सपेक्टिव हटाइए और एक टीचर्स पर्सपेक्टिव लेके आइए। समझना जो है शायद वो बहुत आसान होता है, लेकिन जब आप उसको समझाने लगते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो कि जब आप उसको समझा रहे हैं तो इट वर्क्स इन अ कंबाइंड वे। समझ भी रहे हैं, समझा भी रहे हैं, रिलेट भी कर रहे हैं, रिलेट करवा भी रहे हैं, राइट। तो अब आपने जब इंस्टीट्यूट और स्कूल में पढ़ लिया, सीख लिया, समझ लिया, इन इलस्ट्रेशंस को अपने आप को समझाते हुए, बताते हुए चलिए। जो भी आपने वहां सीखा था यहां पे अब उसको अप्लाई करिए कि अच्छा ये आइटम यहां आएगी या ये वैल्यू यहां पर आएगी या इसके अंदर ऐसे फॉर्मूला लगाएंगे। अब इसके बाद आता है एक सेकंड इंपॉर्टेंट प्रोसेस जो आप लोग प्रोबेबली बहुत से लोग नहीं करते हैं। वो क्या, आप लोग सीधा इलस्ट्रेशंस या सॉल्व्ड एग्जांपल्स पढ़े सीधा बैक क्वेश्चंस पे कूद गए, नहीं। आपने पहले इलस्ट्रेशंस पढ़ी, सीखी, समझी, अब आपको वो सारी इलस्ट्रेशंस एक पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड, चाहे वो 2 हो चाहे वो 10 हो, आपने वो सारी कंप्लीट अप कर ली। अब इन इलस्ट्रेशंस को रिटन में करिए एज अनसॉल्व्ड समझकर। अब इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज क्या होता है, इसका एडवांटेज ये होता है कि जब आप इन इलस्ट्रेशंस को रिटन में करते हैं तो इन दैट केस अगर आप कहीं पे किसी वजह से अटक गए तो आपके पास सॉल्यूशन साथ में है। आपने दूसरी इलस्ट्रेशन करी, उसमें 2 जगह अटक गए, आपने सॉल्यूशन देखा, समझ लिया, सॉल्व कर ली। तीसरी जगह अटक गए, सॉल्यूशन देखा, सॉल्व कर ली, राइट। तो आप ऐसे दूसरे क्वेश्चन में, तीसरे क्वेश्चन में, चौथे क्वेश्चन में, 5वें क्वेश्चन में चाहे अटक अटक के चल रहे हैं लेकिन साथ के साथ सीखते हुए, सॉल्व करते हुए चल रहे हैं, तो आपको स्टेप्स, आपको पॉइंट्स, जहां जहां आप लैग कर रहे हैं, जहां जहां आप गलती कर रहे हैं, प्रैक्टिकली लिख के करते टाइम, उस टाइम पे आपको वो रिलेट हो जाती है। अब जब आपने सारी इलस्ट्रेशंस रिटर्न में कर ली, उसके बाद आइए बैक क्वेश्चंस करने के लिए। एंड ट्रस्ट मी, 80% मिनिमम जो क्वेश्चंस हैं वो आपके पहली बार में हो जाएंगे, क्योंकि सारे क्वेश्चंस 99% वो सब इलस्ट्रेशंस पे ही बेस्ड हैं। थोड़ी सी वैल्यूज चेंज कर दी, थोड़े से जो है फॉर्मूले के अंदर कुछ ना कुछ लैंग्वेज चेंज कर दी अप्लाई करने के लिए, दैट्स इट। अब यही अगर आपने इलस्ट्रेशन रिटर्न में ना करी होती, आप सीधा बैक क्वेश्चंस करने आते, पहला कर लिया, दूसरा कर लिया, तीसरे का आपने जब किया आंसर मैच नहीं कर रहा, लगे हुए उसके अंदर 5 मिनट तक, आंसर फिर भी नहीं निकला, चलो ये भी मान लेते निकल गया, कोई बात नहीं, थर्ड पे आ जाइए, फोर्थ पे आ जाइए, फोर्थ पे फिर आप अटक गए, आंसर नहीं निकला, फिफ्थ आपने करना शुरू किया, आंसर नहीं निकला, सिक्स्थ आपने करना शुरू किया, एंड ट्रस्ट मी अगर अभी भी आपका लगातार इस तीसरे क्वेश्चन में आंसर नहीं निकला, आपका सारा मूड खराब हो जाएगा, आपका इंटरेस्ट लूज हो जाएगा, आप उसको छोड़ के बैठ जाने वाले हो।
ऐसा नॉर्मली होता है, दिस इज नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी। सो इसीलिए हमेशा मान के चलिए इलस्ट्रेशंस पहले रीड एंड अंडरस्टैंड, देन इलस्ट्रेशंस टू बी डन इन रिटन, देन बैक क्वेश्चंस टू बी डन इन रिटन। अब इसमें मैं आपको एक स्मार्ट वर्क करने का टिप देता हूं बेटा। जिस भी क्वेश्चन का आपका आंसर पहली बार में नहीं निकला, आप उसको पहली बार कर रहे हैं, जैसे ही आपने उस क्वेश्चन को किया, आपने उसका आंसर चेक किया, वी आर टॉकिंग अबाउट अनसॉल्व्ड, राइट। या फिर सॉल्व के अंदर अगर आपने आंसर नहीं निकला था, कोई चीज आपने चेक करी, आपको अपनी गलती पता लगी, उस पॉइंट को सर्कल कर लीजिए, वहां एक स्टार लगा दीजिए, एक निशान लगा लीजिए, स्टार लगाइए, पी लगा दीजिए, डी फॉर डाउट, टी फॉर प्रॉब्लम, जो भी आपका कोड वर्ड है वहां पे लगा दीजिए। फिर आपने उसको समझ लिया, डन। बैक क्वेश्चंस आपके अनसॉल्व हैं, आपने एक क्वेश्चन किया, उसका आंसर नहीं निकला, रीचेक आप बाद में करेंगे, पहले उसको सर्कल करके वहां पे डी लगा दीजिए, डाउट है, आपकी प्रॉब्लम है। फिर उसको दोबारा पढ़िए, प्रॉब्लम को सॉल्व करिए। अब अगर आपका आंसर मैच हो जाता है तो उसके ऊपर एक डबल टिक लगा दीजिए कि ये मेरा डाउट था, प्रॉब्लम थी, लेकिन सॉल्व हो गई। ऐसे करते हुए आप जब चलेंगे, चौथा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन, सातवां, 10वां, 15वां, जो जो आपके सॉल्व होते जा रहे हैं उन पे डबल टिक लगाते चाहिए, डाउट लिखिएगा पहले। और अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन ऐसा है कि आपने उसको सॉल्व करने की कोशिश करी, नहीं हुआ, आपने डी लगा दिया या पी लगा दिया या स्टार लगा दिया, और आपने उसको 4 बार चेक कर लिया, फिर भी आंसर नहीं आ रहा, सो ऑब्वियसली आपको अपने टीचर से इसको डिस्कस करना है। अब जब आपने इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया, अब आपको समझ में आ गया, इसको दोबारा से करिए। अब इसका फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ कि जब आपका एग्जाम होता है उस टाइम पे ज्यादातर बच्चों को ये समझ में नहीं आता है कि करे क्या। ज्यादातर बच्चे उस टाइम पे मुझसे ये पूछते हैं, जो मेरे स्टूडेंट्स रहे हैं उन्होंने मेरे से बहुत बार पूछा है कि सर अब 2 दिन बाद पेपर है, आप बताओ क्या करें, कहां से करें, कैसे करें। तो उस टाइम पे ये जो आपने स्टार्टिंग में प्रोसेस करी थी, ये प्रोसेस आपके बहुत काम आएगी। कैसे, वो समझिए। अब इस टाइम पे आपके पास इतना समय नहीं है कि आप हर एक चैप्टर की हर एक इलस्ट्रेशन और हर एक क्वेश्चन को आप दोबारा से पढ़ने बैठे या रिटर्न में करने बैठे। उस टाइम पे ये जो आपने स्मार्ट वर्क किया था, डी लगाया था, पी लगाया था, स्टार लगाया था, उनको ही चेकआउट कीजिए। ये वो क्वेश्चंस हैं जो पहली बार में आपसे नहीं हुए थे। उसके अलावा जो थे जिन पे निशान नहीं है वो तो पहली बार में ही हो गए, दे आर सिंपल। ये वो क्वेश्चंस थे जिनमें आपने कहीं ना कहीं कोई एरर करी थी, कहीं ना कहीं किस तरीके से कुछ चूक हुई थी, आपका आंसर मैच नहीं करा था। सो यू नीड टू मेक श्योर कि अब आपको ये आते हैं कि नहीं बिफोर गोइंग फॉर योर एक्चुअल स्कूल एग्जामिनेशन। इट सेव्स यू अ लॉट एंड लॉट ऑफ टाइम। सिर्फ एक सेमेस्टर तक, एक एग्जामिनेशन पीरियड तक ये करके देखिएगा, एंड देन यू विल बी एबल टू रिलेट कि हाँ जी सर, बात तो बिल्कुल आपने ठीक करी, उस टाइम पे हमने जब ये क्वेश्चंस किए इतना टाइम बच गया। प्लस अब आपको पता है, यू हैव टू रिवाइज द चैप्टर, जो आपने स्क्वायर ब्रैकेट लगाए, जो आपने नोट्स बनाए, जो अभी आपने प्रैक्टिस किया है, लर्न किया है, उनको रिवाइज करने के अलावा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में आपको सिर्फ इन्हीं क्वेश्चंस को करना है जिनमें आपको दिक्कत आई थी। दैट्स इट। इसके अलावा बाकी आपके टीचर्स आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें बताते भी रहते हैं, उनको मार्क आप करते हुए चलिए, आपको सिखाते और प्रैक्टिस भी करवाते हुए चलते हैं, उन्हीं को बार बार करिए। फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट में यूनिट्स का ध्यान जरूर रखिए। इकोनॉमिक्स के अंदर जब आप ग्राफ बना रहे हैं तो ग्राफ की ऑथेंटिसिटी और उसके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर क्या क्या है उनका ध्यान रखिए। केमिस्ट्री में जब आप रिएक्शंस कर रहे हैं तो रिएक्शंस के एरोज पे क्या कंडीशंस थी उनका ध्यान रखिए। रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के नाम याद करिए, और किसी भी रिएक्शन को हमेशा नीचे से लर्न करना है। नीचे से का मतलब ग्राउंड फ्लोर बेसमेंट में जाके नहीं लर्न करना है। नीचे मतलब मैंने देखा बच्चों को किस तरीके से लर्निंग करते हैं, H2 plus O2 gives H2O, H2SO4 plus Zn gives ZnSO4 plus H2। नहीं बॉस, ऐसे नहीं याद होता है। आपको लर्न कैसे करना है, नीचे से पहले नाम पढ़िए कि
जिंक को हम रिएक्ट कर रहे हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो बन रहा है जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस। अब जिंक क्या है, ऊपर देखिए Zn, सल्फ्यूरिक एसिड क्या है, ऊपर देखिए H2SO4, जिंक सल्फेट क्या है, ऊपर देखिए ZnSO4, हाइड्रोजन गैस क्या है, देखिए H2। तो इस तरीके से अब आपको नाम और उनके फॉर्मूले दोनों साथ में रिलेट हो जाते हैं। और आपका ये जो दिमाग है ना, ये एक बहुत बढ़िया मशीनरी है। जब आप देखते हैं जिंक सल्फेट, Zn आपने देख लिया तो इसका मतलब सल्फेट है SO4, ये आपके दिमाग में बैठ जाता है। अब नेक्स्ट टाइम जब आप देखेंगे मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम Mg, सल्फेट क्या था, SO4, आपने फॉर्मूला देखा MgSO4, वो सल्फेट SO4 आपके दिमाग में फिर बैठ गया। फिर ऐसे ही पोटेशियम सल्फेट आएगा, K2SO4, बैठ गया। इस तरीके से अब आपको कहीं पे भी सल्फेट लग जाए, उसके साथ कोई भी मेटल साथ में अटैच्ड हो, कैल्शियम सल्फेट है या पोटेशियम सल्फेट है या कॉपर सल्फेट है या फेरस सल्फेट है, आपको पता सल्फेट मतलब SO4 होगा। तो ये चीज रिएक्शंस को करते टाइम आपको ध्यान देनी है, राइट। छोटी छोटी चीजें होती हैं, उन छोटी छोटी चीजों को अगर आप तरीके से करते हुए चलेंगे, डेफिनेटली आप बहुत ज्यादा बेटर वे में उनको कर पाएंगे, राइट। एंड ऑलवेज मेक श्योर, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स के वीडियो में अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा, क्योंकि उसके अंदर भी मैंने आपको बहुत चीजें बताई हैं, राइट। और अगर आपने वो भी देखा था, आपको अच्छा लगा, आप ये देख रहे हैं आपको अच्छा लग रहा है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और बाकी वीडियोस भी डेफिनेटली जरूर देखिए, क्योंकि हर वीडियो में ऐसे हमने कुछ ना कुछ टॉपिक डिस्कस किया है जिसमें हमने बहुत सारे उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड टिप्स दिए हैं। डेफिनेटली दे आर गोइंग टू हेल्प यू अलॉट। सो उसमें मैंने आपको बताया था, वंस अगेन वही प्रोसेस यहां भी फॉलो करना है। शॉर्ट क्वेश्चंस हैं 10, चाहे वो मैथ्स के हों, चाहे वो इकोनॉमिक्स के हों, चाहे वो अकाउंट्स के हों। लॉन्ग है, थोड़ा सा ज्यादा टाइम कंज्यूम कर रहा है। अकाउंट्स के अंदर जैसे मुझे पता है बहुत से क्वेश्चंस होते हैं, एक एक क्वेश्चन करने में 15-15, 20-20 मिनट लग जाते हैं। शायद कुछ क्वेश्चंस को करने में आधा घंटा भी लग जाता है। तो अब आप 10 क्वेश्चन नहीं कर सकते ना एक दिन में, 4 कर लीजिए कोई दिक्कत नहीं, 3 कर लीजिए कोई दिक्कत नहीं। बट डेली बेसिस पे कंसिस्टेंटली अगर आप ये 3-3 क्वेश्चन भी करते हुए रोज चलेंगे, महीने में आपने 90 क्वेश्चंस कंप्लीट अप कर लिए यार। दिस इज द की, कंसिस्टेंट एफर्ट, दिस इज द की। कम करिए बट अच्छे से करिए, ईमानदारी से करिए और रेगुलरली कंसिस्टेंटली करते हुए चलेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। शुरुआत में लगेगा आपको थोड़ा सा आपकी पेस स्लो है, सर 3 क्वेश्चन अकाउंट्स के अंदर क्या बात कर रहे हो, ट्यूशन टीचर ने और स्कूल टीचर ने 15 क्वेश्चन का होमवर्क दे रखा है। कोई बात नहीं यार, 15 क्वेश्चन का होमवर्क उन्होंने दिया है क्योंकि उन्होंने सिलेबस सितंबर तक, अक्टूबर तक खत्म कराना है। लेकिन आपके पास तो उसके बाद भी समय है ना। और ऐसे सारे क्वेश्चन करने का फायदा क्या है जब आपको समझ ही कुछ नहीं आया, कि कहीं से भी आपने कॉपी कर लिया उसको, तो यू हैव वेस्टेड योर दैट टाइम। आपने 15 क्वेश्चन किए, वो बेकार हैं। यही अगर आप 3 या 4 करते, वो ज्यादा प्रोडक्टिव थे। गॉट इट? So this is how you need to approach for your practical subjects. इनको करके देखिएगा और अगर आपको इसका बेनिफिट मिलता है, then our actual reward will be your improvement, your satisfaction, and मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इससे आपको पॉजिटिव साइड में कुछ इंप्रूवमेंट लगेगी नहीं, बट 15-20 दिन करने के बाद, राइट, 2-4-5 दिन के बाद सीधा एप्रिसिएशन में मत लिख देना कि सर वाओ बहुत बढ़िया रहा, नहीं होगा ऐसा, राइट। इट्स अ स्लो प्रोसेस, बट हाँ, आई कैन एश्योर यू डेफिनेटली इट इज गोइंग टू वर्क, बिकॉज इट इज वर्क फॉर सो मेनी इयर्स। आई हैव बीन टेलिंग ऑल दीज टिप्स, दे वर्क। गॉट इट? और अगर आपको भी किसी तरीके से कोई प्रॉब्लम है, जैसे मेरे कुछ वीडियोस के बेस पे बच्चों ने कमेंट करके मुझसे पूछा था कि सर हमारे को इंग्लिश, एसएसटी, साइंस कैसे लर्न करें, अकाउंट्स कैसे करें, राइट। सो दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू ऑल दीज थिंग्स। तो अगर आपको कहीं किसी तरीके से कोई प्रॉब्लम फेस हो रही है, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, एंड आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि आपकी इस प्रॉब्लम का मैं आपको कोई सॉल्यूशन दे पाऊं। राइट गाइज? सो स्टार्ट प्रैक्टिसिंग द वे आई हैव टोल्ड यू। 15 दिन तक उसको करके देखिए, अगर आपको अच्छा लगे
कीप डूइंग इट। नहीं अच्छा लगे कोई दिक्कत नहीं है, जैसे पहले चल रहे थे वैसे ही चलेंगे। दिस इज ऑलवेज व्हाट आई यूज्ड टू से। करके देखिए, एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे अगर इंप्रूवमेंट लगती है वेल एंड गुड, नहीं तो जैसे हम चल रहे थे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आई एम श्योर इट इज गोइंग टू वर्क। ओके, सो मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट टॉपिक। टिल देन, stay healthy and study hard. Bye everyone.